मेरे नौजवान दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे अर्थशास्त्र के बारे में बात करने जा रहा हूं, लेकिन किताबी अर्थशास्त्र के बारे में नहीं। अखबारों में आपने पढ़ा है, खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। इस खबर को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी मिला है और मिलना भी चाहिए, और वो ये कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, फेड रिजर्व भी उसे कहा जाता है, उसने ब्याज दर में 0.50% या 50 आधार अंक की कटौती कर दी है। ये एक खबर है। फेड रिजर्व यानी कि अमेरिका का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हमारे यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक उसे कह लीजिए। वह बैंकों का बैंक होता है। मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था की सही मायने में जो पूरी कमान होती है, वो इस फेडरल बैंक के पास है, केंद्रीय बैंक के पास होती है। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, आरबीआई के पास है। अब ठीक है, दुनिया के दूसरे देश भी अपने यहाँ कटौती उटौती करते रहते हैं, कोई बढ़ा भी देता है, उनकी कभी चर्चा नहीं होती। लेकिन अमेरिका ने जब कटौती की तो इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? और ये केवल भारत के अखबारों में नहीं हो रही है, दुनिया के अखबारों में हो रही है। तो इसके जरिए हम अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहां तक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाने का सवाल है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि कभी इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने अपने यहां कटौती की तो इसका क्या प्रभाव होगा। इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा अवसर है जब हम इसके माध्यम से अर्थशास्त्र को समझें। और सच पूछिए तो अर्थशास्त्र को जो समझने का बेहतरीन तरीका होता है, वो इसी तरह की व्यवस्थाओं को आप देखिए, उदाहरण के रूप में उन्हें लीजिए और फिर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें जोड़ते हुए चले जाइए, तो आपको अर्थशास्त्र समझ में आ जाएगी। और सिविल सर्विस परीक्षा में जिस अर्थशास्त्र की जरूरत है वो यही है। तो इस पर हम बात करते हैं। 0.50% या 50 आधार अंक का मतलब वही हुआ कि आधा प्रतिशत। 50 का आधा ही है, 100 का आधा 50। 0.50%, 50% नहीं, माफ कीजिएगा, 0.50% यानी कि आधा प्रतिशत। ठीक है, कटौती कर दी। अब हम देखते हैं कि इसके क्या प्रभाव होंगे, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा। मैं अब उन्हीं में से 3-4 बातें निकाल करके उसके प्रभाव को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या प्रभाव होंगे। अमेरिका ने ब्याज दर में कटौती कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, किसी भी बैंक के पास जो धन आता है, पैसा आता है, वो कहां से आता है? जो हम जैसे लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो बैंकों में अपने पैसे जमा करते हैं, धन जमा करते हैं। और इसलिए जमा करते हैं क्योंकि उन्हें बैंक ब्याज देती है। ठीक है। अब हम कल्पना करते हैं, देखिए मैं समझने की स्टाइल आपको बता रहा हूं। हम कल्पना करते हैं कि जब मैं 100 रुपए बैंक में जमा करता हूं तो मुझे वह बैंक एक साल में 100 रुपए के बदले 5 रुपए ब्याज देती है। यानी कि मेरी जो राशि है, वहां जमा राशि, वो 105 रुपए हो जाती है। 5% ब्याज वो देती है। मैंने 100 जमा किए, 5 रुपए मुझे ब्याज के मिल गए। अब बैंक ने क्या किया? अमेरिकन बैंक ने आधे प्रतिशत की कटौती, 50 आधार अंक की कटौती कर दी। इसका मतलब यह हुआ, हम मान के चलते हैं कि अब मुझे 100 रुपए के बदले में 5 रुपए नहीं मिलेंगे ब्याज के रूप में, बल्कि 4.5 रुपए मिलेंगे। 4.5 रुपए। तो मुझे तो 50 पैसे का नुकसान हो गया। तो अब मैं अपने फायदे के बारे में सोचूंगा कि यहां मुझे 50 पैसे का नुकसान हो रहा है, तो मैं बैंक में अपना पैसा रखूं या नहीं रखूं, सोचूंगा ना। और ऐसा मैं इसलिए सोचूंगा क्योंकि मेरे पास इन्वेस्ट करने के, इन्वेस्टमेंट के और दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए, मैं जो 100 रुपए का उदाहरण दे रहा हूं ना, इससे आपको लग रहा होगा यार क्या फर्क पड़ता है 50 पैसे में। नहीं, लोगों के पास तो अरबों खरबों रुपए होते हैं ना, और वही प्रभावित भी करते हैं। हम और आप जैसे लोगों का कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन हम सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो राशि बहुत बड़ी हो जाती है। तो अब जो बैंक में पैसा जमा कर रहे थे, पहली बात कि वो सोचेंगे कि मैं उस धन को वहां रहने दूं या वहां से निकालूं। दूसरी बात, जो अब बैंक में जाकर के जमा करने वाले थे, वे भी सोचेंगे कि अब मुझे वहां बैंक में जमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी कमाई कम हो जाएगी, ब्याज मुझे कम मिलेगा। ठीक है। तो जो जमा करने वाले थे वो हिचकेंगे, या कह लीजिए कि उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। और जिन लोगों ने जमा कर रखा है
वे सोचेंगे कि भैया वहां से पैसा निकालो और कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करो। देखिए, पैसा जो भी समझदार व्यक्ति होता है वो कैश में अपने पास नहीं रखता है, और रखना भी नहीं चाहिए, ये कोई समझदारी की बात नहीं होती है। ठीक है, तो जो पैसा जमा नहीं कर रहे हैं उनके पास भी अब पैसा इकट्ठा हो गया है, और जिन्होंने पैसा निकाल लिया है बैंक से उनके पास भी इकट्ठा हो गया है, लेकिन अब ये कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो अब आप देखिए कि क्या अखबारों में आप पढ़ रहे हैं। बस मैंने आपको एक बेसिक बातें बताई हैं, बस केवल बेसिक बातें बताई हैं। अब आप देखिए कि अखबार क्या लिख रहे हैं। अखबार लिख रहे हैं कि रुपया मजबूत हुआ, 11 पैसे मजबूत हुआ। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि अभी $1 के बदले मुझे, ठीक है, 83 रुपए 11 पैसे देने पड़ते थे, 83 रुपीज 11 पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब मेरा रुपया मजबूत हो गया है, तो अब बात 83 रुपीज में बन जाएगी, मुझे केवल 83 रुपीज देना पड़ेगा, रुपया मजबूत हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये रुपया मजबूत क्यों हुआ, क्या हो गया ऐसा? तो इसका देखिए, अब आप अनुमान लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, अनुमान। और ये जो अनुमान है ये बिल्कुल सही है कि अमेरिका के बैंक से जो लोग पैसा निकालेंगे या जो लोग अपना पैसा अमेरिका के बैंक में जमा न करके उसे दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उन्हें लगेगा कि यार ये जो भारत है ना, भारत में इन्वेस्ट करो, भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, गोल्ड खरीदो, मेटल खरीदो, दुनिया के दूसरे बाजार में इन्वेस्ट करो। उनके दिमाग में यह बात आएगी, क्योंकि अमेरिकी बैंक में पैसा रखना कोई होशियारी की बात नहीं है। ठीक है, हम दूसरे देशों की बात नहीं करते, हम अपने देश की बात करते हैं। तो वहां से मान लीजिए उन्होंने $100 निकाले और उनको यह लगा कि ये $100 मैं भारत के शेयर मार्केट में लगा देता हूं, शेयर खरीद लेता हूं भारत से। तो $100 उसने निकाल लिए। तो जब उसने $100 निकाले हैं और भारत में जब वो शेयर खरीदेगा, तो भारत में शेयर खरीदने के लिए उसे क्या चाहिए? डायरेक्ट डॉलर में तो यहां बात बनेगी नहीं, उसे रुपया चाहिए, इंडियन करेंसी चाहिए ना। तो वो रुपया कहां से लाएगा? तो सीधी सी बात है कि वो $100 रिजर्व बैंक को देगा और रिजर्व बैंक से कहेगा कि भाई मुझे इसके बदले में आप रुपया दे दीजिए। कुछ समझ में आया आपके? क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसके कारण रुपया की मांग बढ़ जाएगी? लोग ज्यादा से ज्यादा रुपया की डिमांड करेंगे, और जब रुपया की डिमांड करेंगे तो रुपया मजबूत हो जाएगा, वो भी थोड़े से नखरे दिखाएगा ना, आंख तरेरेगा कि अच्छा। तो सीधी सी बात है कि रुपया मजबूत हुआ और डॉलर कमजोर हो गया। अगर 11 पैसे रुपया मजबूत हुआ है, तो क्या इसी को हम दूसरे शब्दों में ये नहीं कह सकते कि डॉलर कमजोर हुआ है? रुपया की तुलना में डॉलर कमजोर हुआ है, तो डॉलर कमजोर हो गया। अब आप देखिए कि जब इसके पास $100 के बदले में रुपया आ गया, तो एक तो रुपया मजबूत हो गया। अब इस रुपए से वो शेयर खरीदेगा, तो जब वो शेयर खरीदेगा तो शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे वहां रुपया की डिमांड बढ़ी थी। तो जब शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो शेयरों की कीमत भी बढ़ जाएगी। जिसकी भी डिमांड बढ़ेगी, सीधी सी बात है कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सिंपल सी थ्योरी है। आप देखिए कि जब हमारे यहाँ व्रत उपवास के दिन आते हैं तो फ्रूट्स की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाती है। फ्रूट्स आप एक दिन में तो पैदा कर नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो डिमांड बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ जाती है। 50 रुपए का केला पता लगा 60 रुपए दर्जन में मिल रहा है। बस सिंपल सी वही बात है यहाँ। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि यार शेयर मार्केट में पैसा न लगा करके एक सोना खरीद लिया जाए। जब सोना खरीदने के बारे में सोचेंगे तो सोना की डिमांड बढ़ जाएगी, सोना की डिमांड बढ़ जाएगी तो सोने की कीमत बढ़ जाएगी, सोना यानी कि गोल्ड। कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार शेयर मार्केट और इन सब के झंझट को छोड़ो, बॉन्ड खरीद लो। मैं यहाँ बॉन्ड क्या होता है बताने नहीं जा रहा हूं, आप मैं मान करके चलता हूं कि आप बॉन्ड के बारे में जानते हैं, क्योंकि बॉन्ड की जो आय होती है वो निश्चित होती है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। जबकि देखिए शेयर मार्केट वगैरह में तो रिस्क होता है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि भाई नहीं यार बॉन्ड खरीद लो, तो वो बॉन्ड खरीद लेंगे। फिर बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई। जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई तो बॉन्ड की कीमतें उस तरह से बेहतर नहीं होती हैं, लेकिन इससे हमारे देश में निवेश आने लगेगा। हम विदेशी मुद्रा को आकर्षित कर सकेंगे, क्योंकि बॉन्ड की कीमत तो फिक्स होती है, तो उसकी कीमत नहीं बढ़ती है। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाएगी बॉन्ड की, तो विदेशी निवेश का जो प्रवाह है वह हमारे तरफ तेज हो जाएगा। दोस्तों, क्या ये मजेदार बात नहीं है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि फेडरल रिजर्व ने जो अभी कटौती की ब्याज दर में, उसको आधार बना करके हमने अर्थशास्त्र की बहुत सी चीजों को समझ लिया है, और मार्केट इसी तरह से काम करता है, अर्थव्यवस्था इसी तरह से काम करती है। एक घटना वहां हुई है और आप देखिए कि उस घटना के कितने प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर होने लगे। एक बात और अखबारों में आपने पढ़ी होगी, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए।
जब जर्नलिस्ट ने पूछा हमारे जो वित्त सचिव है उनसे कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो लोग इसे थोड़ा सा अलग तरीके से ले रहे हैं। कुछ अखबारों ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा भी नहीं है। उसका मतलब ये था केवल पूछने का उनका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अभी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी घोषित करने जा रही है कि वो ब्याज दरों में क्या कटौती करेगी। हमारे यहाँ हर 2 महीने में घोषित होती है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ होगा और अभी हम 3rd वीक में चल रहे हैं सितंबर के। तो उनके पूछने का मतलब ये था कि भाई जो अमेरिकी बैंक है उसने चूंकि कटौती कर दी है, तो क्या इसका प्रभाव हमारे यहां भी पड़ेगा रिजर्व बैंक की इस मॉनेटरी पॉलिसी में? तो उस पर वित्त सचिव का जवाब है कि नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिजर्व बैंक अपने ढंग से निर्णय लेगा, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा और अपनी परिस्थितियों के अनुकूल लेगा कि भाई महंगाई की क्या स्थिति है, डिमांड की क्या स्थिति है, इन सब के आधार पर वह निर्णय लेगा। उसके निर्णय लेने का यह आधार नहीं होगा कि चूंकि अमेरिकी बैंक ने ऐसा किया है तो अब हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये उनका जवाब था। उनके जवाब को आप इस रूप में मत समझिएगा कि नहीं नहीं, अमेरिकी बैंक के इस निर्णय का कोई भी प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, डेफिनेटली इसके माध्यम से अर्थशास्त्र की जो एक समझ होती है वो निश्चित रूप से आपको ज्यादा स्पष्ट हुई होगी। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।